होती है दोस्तों वो धान में नहीं बाजरे में होती है, ठीक है। किसमें? बाजरे में ये बीमारी पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। जबकि हम बात करें बाजरे में अरगड़ बीमारी भी होती है और हरित बाली भी होती है, ठीक है। ऐसी मटर में बुकनी बीमारी होती है जिसे कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, और चने में उकठा या विल्ट भी होता है, ठीक है। तो हरित बाली रोग बाजरे में प्रयुक्त होता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, ठीक है, जिसमें पूर्ण वाली झाड़ू के समान, जो कि पूर्ण वाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौंधे रह जाते हैं। तो ये बाजरे में होती है। ऐसे बाजरे में अरगट बीमारी है, मटर में बुकनी बीमारी है, चना में उकठा बीमारी है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। प्रथम साइड कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरे साइड उनकी भाषाएं दी गई हैं। तो भारत मित्र जो समाचार पत्र था कौन सी भाषा में है दोस्तों? यह हिंदी भाषा में है, ठीक है। भारत मित्र जो है हिंदी भाषा में है। राष्ट्रमत जो है कौन सी भाषा में है? ये मराठी में है। प्रजामित्र जो है ये कौन सी भाषा में है दोस्तों? प्रजामित्र गुजराती में है। और नायक जो है दोस्तों यह किसमें है? बंगाली में है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत मित्र तीन, तीसरा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। याद रखना है भारत मित्र कौन सी भाषा में? हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में है और नायक किसमें है? बंगाली में है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। अभिनव भारत समाज का संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन है? वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी दोस्तों? 1904 में। ये सन भी आपको याद रखना है कब की गई थी इसकी स्थापना अभिनव भारत समाज की? तो 1904 में दोस्तों वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा, सावरकर बंधुओं के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी और अरविंद घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अरविंद घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। ऐसे गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1918 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, जिन्होंने गदर नामक अखबार भी चलाया था। तो गदर पार्टी की स्थापना हो गई 1918, ठीक है। 1913 या 1918 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चित्तरंजन दास और वी.डी. सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 2 3। अभिनव भारत समाज वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना, और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। इनके सन भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, चौरा चौरी कांड हुआ था। कब हुआ था चौरा चौरी की घटना? हुई थी 4 फरवरी 1922 को दोस्तों। चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया के लेख में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। तो असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? चौरा चौरी कांड के बाद में ले लिया। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था और इसके बाद में एक बैठक हुई 12 फरवरी 1922 को बारदौली में, कांग्रेस की बैठक, जिसमें इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब से शुरू किया गया था? 1920 से असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ब्रिटिशों के असहयोग से संबंधित यह आंदोलन था, ठीक है। इसके बाद में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, इसके बाद में गांधी जी की लोकप्रियता थोड़ी सी कम हो गई थी, लोगों ने इनका विरोध किया था। खासकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनकी आलोचना की थी। और भगत सिंह जो जब तक अभी तक महात्मा गांधी जी के एक प्रशंसक थे, उसके बाद में उन्होंने अपना क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया, ठीक है। अगला काकोरी कांड कब हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा, 1925 में। 28 से 29 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1994 में। 2 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है। याद रखना है आपको। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी निम्नलिखित में से, ठीक है। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन या गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था, ठीक है। तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भारत में? तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च
1931। तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो सबसे पहले क्या होता, भारत साइमन कमीशन का आगमन हुआ था कब, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनको सीक्वेंस से लगाओ। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, उसके बाद में दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, उसके बाद में गांधी निर्विन समझौता 5 मार्च 1931, और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942। करो या मरो। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट साइड दोस्तों आपके कुछ रोग दिए गए हैं और दूसरे साइड उनके कुछ आपको उपचार दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि जो दीर्घ दृष्टि दोष है यानी कि जो दूरदृष्टि दोष है जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसके उपचार के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता के उपचार के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मोतियाबिंद क्या है, एक शल्यकर्म रोग होता है। ठीक है, शल्यकर्म रोग होता है। तो कौन सा आपका सही सुमेलित हो जाएगा, पहला का चौथा और दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें तो हमें दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पास की चीजों को देखने के लिए जिन लोगों को भी दूर की चीजें दिखाई देती हैं पास की नहीं दिखाई देती हैं, तो वो क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग भी पढ़ाई में आपकी आंखें कमजोर होंगी तो आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें तो दिखाई देती हैं, निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीजें दिखाई देती हैं जबकि क्या होती है, दूर की चीजें दोस्तों इसमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पहले बन जाता है, अतः अवतल लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको दूर की चीजें देखनी है तो अवतल लेंस पहनना पड़ेगा, अगर आपको पास की चीजें देखनी है तो उत्तल लेंस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी जरा दूरदृष्टिता क्या होती है दोस्तों, आयु अधिक होने पर क्या होती है, मनुष्य को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसे कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। इसके उपचार के लिए द्विफोकसी चश्मे का या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर साइड अवतल लेंस लगा रहता है और नीचे साइड उत्तल लेंस लगा रहता है। तो द्विफोकसी जो लेंस होता है, अवतल और उत्तल दोनों इसमें होते हैं, पास भी देख लिया दूर भी देख। आपने बुढ़े लोगों को देखा होगा, कभी कभार वो अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे चश्मे के नीचे वाले भाग से पढ़ते हैं, फिर कभी कभार वो ऊपर वाले भाग से सीधा देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये चीजें नोट डाउन की होंगी। ठीक है, ऐसी मोतियाबिंद के बारे में बात करें तो मोतियाबिंद क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधला दुधिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, इससे आंख की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि का क्षय हो जाता है। शल्य चिकित्सा के माध्यम से इसका उपचार किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि उसको मायोपिया कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक साइड आपके आविष्कार दिए गए हैं, दूसरे साइड उसके आविष्कारक दिए गए हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्थापना या खोजकर्ता आविष्कारक कौन सा, जेम्स चैडविक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, जे टॉमसन है। आपने ट्रिक पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन का टॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, चैडविक है। इलेक्ट्रॉन के जे टॉमसन है। प्रोटॉन के कौन है, रदरफोर्ड है। और परमाणु नाभिक के खोजकर्ता कौन है, वो है ई गोल्डस्टीन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, जिसके लिए 1935 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। न्यूट्रॉन अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी 1906 में। इस खोज के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ए गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विकिरण की खोज की थी, जिसे उन्होंने कैनाल रे नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था, कैनाल रे नाम दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4-1। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना प्रोटॉन और परमाणु नाभिक इसमें थोड़ा सा अंतर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 4-1-2-3 हमारा 3-2 हमारा सही आंसर हो रहा है। वैसे प्रोटॉन के संस्थापक के रूप में रदरफोर्ड को भी जाना जाता है और गोल्डस्टीन को भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, और नाभिकी परमाणु नाभिक के लिए मेनली गोल्डस्टीन को ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विकिरण की खोज की थी, इसे कैनाल रे नाम दिया गया था। ठीक है, और ई रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज करने के लिए ई रदरफोर्ड को मुख्यतः जाना जाता है। ठीक है, तो परमाणु नाभिक के लिए मुख्यतः ई रदरफोर्ड को जाना जाता है, इसलिए या नाभिक की खोज के लिए भी रदरफोर्ड को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया है। वैसे अगर आपसे प्रोटॉन की खोजकर्ता पूछेगा तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन आप कोई भी मार सकते हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है,
अगला है मानव शरीर में लौह पुंज किसमें है, ठीक है। मानव शरीर में दोस्तों लौह पुंज स्थित होता है किसमें, रक्त में। जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों उसमें लौह पुंज स्थित होता है, ठीक है। रक्त वह तरल पदार्थ होता है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। मानव रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है। रक्त का लाल रंग इसी हीम के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है जिसे जिसमें क्या होता है दोस्तों आपका आयरन तत्व पाया जाता है, ठीक है। आयरन तत्व पाया जाता है, लाल रंग जो होता है इसी हीम के कारण होता है, ठीक है। और हीम के वलय में ही क्या होता है, लौह केंद्रीय भाग होता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, मानव शरीर में लौह पुंज किसमें होता है दोस्तों, रक्त में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक साइड विटामिन दिए गए हैं और दूसरे साइड उससे कारण होने वाले रोगों को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना आपको विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, दृष्टिहीनता होती है, ठीक है। क्या होती है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता होती है, जिससे क्या आता है, रतौंधी रतौंधी रोग भी क्या होते हैं, दृष्टिहीनता ही होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। याद रखना है आपको। तो याद रखना है, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, दृष्टिहीनता होती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना, रतौंधी आदि क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है आपसे दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना क्या होता है, विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, ए डी ई के विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। ऐसे दोस्तों कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल विटामिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल विटामिन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल विटामिन है। और विटामिन की के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलिक्रोनोन विटामिन, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम भी आपको याद रखने हैं। अगली बार से विटामिन से संबंधित प्रश्न आएगा तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आगे अगला प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो हमारा सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है। अगला है तलैया बांध कोनार नदी। तो तलैया बांध दोस्तों कोलार नदी पर नहीं है, कौन सी, बराकर नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्या, बराकर बराकर नदी। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी ठीक हो गया। जो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी तलैया बांध आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो तलैया बांध है दोस्तों यह झारखंड राज्य में कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबा नदी पर है, सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, और जो ये बांध वाले क्वेश्चन है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। जीवाणु को कभी कभी दोस्तों जीवाणु जनित ना लिख के बैक्टीरिया जनित रोग कहा जाएगा, ठीक है। प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, खसरा हो गया और टाइफाइड हो गया, ठीक है। नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर का चयन करना है। तो जो प्लेग, डिप्थीरिया और खसरा ये तीनों दोस्तों के आपके क्या हैं, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया और टाइफाइड हो गया, ठीक है। प्लेग, डिप्थीरिया और खसरा नहीं दोस्तों, खसरा तो विषाणु जनित होता है, और टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो 1, 2 और 4, यहाँ पे 4 होगा, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही होगा, 1, 2 और 4, ठीक है। प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया और टाइफाइड हो गया, ये तीनों क्या है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग हैं। जबकि जो खसरा है ये विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित रोग है, ठीक है। विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि जीवाणु जनित कौन सा है और विषाणु जनित कौन सा है, तो आपको ये याद रखने हैं इनके नाम, ठीक है। और जो खसरा है ये विषाणु जनित रोग है, वायरस संक्रमण वाला रोग है, और मोरबिली नामक विषाणु के द्वारा यह फैलता है, ठीक है। कौन सा, आपका खसरा, ठीक है। तो अन्य जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, क्षय रोग होता है, कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है, टिटनेस होता है, टाइफाइड होता है, प्लेग होता है, काली खांसी होती है, ये कुछ जीवाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, छोटी माता होती है, खसरा होता है, पोलियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रेबीज होता है, चेचक होता है, ठीक है। और प्रोटोवा जनित जो रोगों के बारे में पूछा जाएगा तो मलेरिया हो गया और एमबीबीएसिस हो गया, ये क्या है, प्रोटोवा जनित रोग है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं,
कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है दोस्तों, यह कहलाता है क्या, आपका कंपाइलर। याद रखना आपको दोस्तों क्या होता है, यह कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर क्या होता है, स्रोत कोड के पूरे सेट को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का कार्य करता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सिम्युलेटर क्या करता है। सिम्युलेटर एक प्रोग्राम या मशीन होती है जो कि निर्देश देने या प्रयोग देने के उद्देश्य से कार्य करती है, ठीक है। अगला एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीन कोड में बदले बिना निष्पादित कर देता है, ठीक है। ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। और कंपाइलर क्या होता है, स्रोत कोड से पूरे सेट को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और दोस्तों आपका लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑरिकल क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑरिकल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी भी है एक ऑरिकल, जो कि अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में दोस्तों आपकी फंक्शन कीज की जो संख्या होती है वो होती है 12, ठीक है। और कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती है, 106 कीज होते हैं, ठीक है। फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। गूगल हो गया, एल्टा विस्टा हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया और ऑर्कुट हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सर्च इंजन है वह डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। साइंस डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है, ठीक है। ऐसी अगला हमारा प्रश्न है कि धर्म गार्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन पढ़े दोस्तों या वीर गार्जियन पढ़े। गार्जियन वाले जितने भी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं वो भारत और जापान के मध्य में है, ठीक है। इंडिया और जापान इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, जापान ऊपर दिया भी होगा। हाँ देखिए, भारत और जापान, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप सिंगल लाइनर बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 2025 में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है दोस्तों, यह आयोजित किया जाएगा आपका कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो कॉन्क्लेव ने दोस्तों बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत में किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों कहाँ पर पे,